नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यानी कि बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है सीरीज, उसका ये क्रम है 10वां। अभी तक हम लोगों ने 9 सेट कर लिए हैं। अगर वो सभी सेट आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस नंबर 10। इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। हम यहाँ पे आपको प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में करा रहे हैं और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप अभी घटना चक्र पॉलिटी का चल रहा है, घटना चक्र, तो उसको देखिए। उसमें एक एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है और साथ साथ में लूसेंट का भी अभी पैरेलल में वीडियो चल रहा है, तो उसको भी आप देखते रहिए। और इसके बाद ही आपको साथ में अभी कुछ दिन के बाद आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको डेली मिलेंगी। अभी हम करा रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। अभी है अब आपका ये चक चुका चल रहा है। उसके बाद हम एडिटोरिया का पार्ट 2 जो आया हुआ है सेकेंड वॉल्यूम, उसका कराएंगे और साथ साथ में और भी कोचिंग का हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। तो हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति कब हुई थी। तो 1967 और 68 में हरित क्रांति का ये समय है। 1966 या 67 कह सकते हैं, तो उसी समय का है। तो उस समय कौन था? तो उस समय था लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि कृषि भारत की आत्मा है। कृषि भारत की आत्मा, ये कथन किसने कहा? तो कृषि भारत की आत्मा है, ये कथन कहा है किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का कथन है कृषि भारत की आत्मा। यहाँ पे मैं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। चीज़ें अगर मैं 2 बार बोलूँगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जिसकी आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया। तो भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2000 में। 2000 में फेमा आया था। नेक्स्ट है कि एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध है। तो एक आदर्श एमीटर और एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध है क्रमशः कौन कौन से? देखो एमीटर का हो गया शून्य और अनंत, शून्य और अनंत। तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है? तो वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो 5 का आंसर होगा डी, सभी पर। किस किस पे? तो माध्यम का तापक्रम पे भी करता है और आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य पर भी करता है और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर भी करता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जो कि सब पे निर्भर करता है। जो भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उन सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ता क्रम क्या है? तो बढ़ता क्रम है सबसे पहले लोहा, उसके बाद में आपका जस्ता, लोहा जस्ता, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो ये बढ़ता क्रम है। तो ये बढ़ता क्रम है कौन सा? तो लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम और फिर सोडियम। तो ये क्या है? तो कि जल में क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम यानी कि सबसे कम क्रियाशील, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये क्रम है। तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन आपका, सूची 1 इधर है, सूची 2 नीचे है इसके, तो इसको भी हम देख लेंगे। सूची 1 में है ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक। पहला है तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको मैच करना है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पे मैच करना है।
इसका आपका सी आंसर हो जाएगा 5 1 3 2 4। तो 5 1 3 2 4 इसका सही है। तो 5 यानी कि हो गया लिथियम, 5 1 1 के बाद एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद आपको सर्वाधिक आघातवर्ध धातु, तो ये हो गया आपका सीसा। और ऊष्मा की दुर्बलतम चालक, जो कि यहाँ पे आपके सामने 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं एक्चुअली। हाँ, 2 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि 7वें का आपका सी आंसर सही होगा। सी में क्या है कि 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4। तो इसका 5 1 3 2 4। तो 5 यहाँ पे चूंकि है नहीं कुछ, तो एक क्वेश्चन मिस है, थोड़े इसको क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डायरेक्ट। कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो इनमें से कौन सा लवण है जिसका विलयन का युग्म जो कि लवणीय क्रम का है? तो लवणीय क्रम का है CuSO4 NH का होल NH4SO4 NH4SO4 CuSO4 और NH4SO4। तो ये क्या है? ये युग्म जो कि एक अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर या यकृत। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है। तो सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है तो अग्न्याशय में सर्वाधिक हरा शैवाल कहाँ रहता है? तो अग्न्याशय में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है? तो इसका आपका, हाँ, पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। देखिए, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा है कि निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर तीसरा है कि निर्वाचन मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानमंडल के नहीं होते हैं, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, तो ये आपका सही हो गया। पांचवा है कि आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। फिर है नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये प्राकृतिक नागरिक ऐसा कोई भी व्यवधान नहीं है, तो छठा भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे 11 का आपका आंसर हो गया 1 2 और 4। 1 2 और 4 हम लोगों ने देखा था कि 1 2 और 4, ठीक है। तो ये 4 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें बताना है इसमें में कौन सा सही है। पहला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। दूसरा है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो गया। इसके सभी कथन सही थे। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। फिर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही। तीसरा है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ये भी सही। चौथा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, तो ये भी आपका सही होगा। तो 1 2 3 4 चारों कथन इसके सही है। नेक्स्ट है कि भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करता है कौन? तो इसका आंसर है आपका डी, कौन? तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी इसकी घोषणा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया। इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई। अब क्या होगा? यानी एक कोई विधेयक है जो कि विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया। अब इसी बीच जो विधानसभा जो कि विघटित हो गई, अब क्या होगा?
अब विधेयक जो वो व्यगत हो जाएगा, यानी कि विधेयक जो है वो व्यगत यानी समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो व्यगत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई। तो भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता दी गई भारत में, ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्राविधानित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राविधानित है। तो ये अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। तो राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए कौन सा सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से पहला है कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सभा के उपसभापति के उपसभा के पद के लिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद के कौन सा, तो जो उच्च सदन है उसे यानी कि राज्यसभा में ही पारित होना चाहिए, ना कि संसद की किसी भी सदन में। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि प्रस्ताव 14 दिन पूर्व की सूचना पर शुरू किया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। 14 दिन पहले ही जो कि प्रस्ताव को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही। यानी कि प्रस्ताव किसी संसद के किसी भी सदन में प्राप्त किया जा सकता है। 1 मिनट इसको देख लेते हैं। इसका सी आंसर सही है, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। तो पहला देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ कि राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ किया, हाँ प्रारंभ तो किसी भी सदन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब प्रस्ताव 14 दिन पूर्व में शुरू किया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो गया, नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन तीसरा एक प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इनके बारे में सही नहीं है। तो प्रस्ताव राज्यसभा में होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा तो सही होगा, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। ये सही था, प्रस्ताव तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव उपस्थित मतदान में गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही पूछा था गलत, यहाँ पे थोड़े समय मिस्टेक कर गया था। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, कोई गलतियाँ ऐसे ही होती हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने पे ही होती है। कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, तो कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा था कि राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है आपको बताना है। तो पहला गलत था, उसके बाद में तीसरा गलत था, उसके बाद में आपका पांचवा जो कि गलत था। यहाँ पे 2, 3 और 4 ये प्रावधान बिल्कुल सही थे। 2 और 4 जो कि सही थे, 2 और 4 केवल सही थे, बाद बाकी 1, 3, 5 गलत थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतंग दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। तो किए गए हैं गृह सूत्र में। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतंग दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं, तो ये गृह सूत्र में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। तो चांद बीबी का संबंध किस रियासत से था, तो ये था अहमदनगर से। तो चांद बीबी का संबंध था अहमदनगर से। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
मुगलों ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने सर्वाधिक में भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया था स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। यहाँ पे मैं डीपली डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर डिस्क्राइब करूँगा तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो वही है कि आपको मैं 50 क्वेश्चन कराऊँ, 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करूँ, एक एक के बारे में 4-4 फैक्ट बताऊँ, तो इससे हमारे केवल 50 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। ठीक है, उससे अच्छा है मैं पहले मैं सेट कर लूँ और जितनी भी डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें हैं वो आपको कराई जा रही हैं ऑलरेडी, चाहे वो लूसेंट के माध्यम से, चाहे वो घटना चक्र के माध्यम से ऑलरेडी कराई जा रही हैं। तो उनको आप लोग ध्यान से देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो है घटना चक्र में और ये उसमें क्या नाम है लूसेंट में स्पष्ट रूप से मैम ने बताई है। तो वहाँ से आप देखिए, उसको देखिए। यहाँ पे आप केवल अपना देखिए कि हमको कितना आता है, प्रैक्टिस सेट को कीजिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि हमने 4 ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, इनमें से मुझे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो वो हमको अपना चेक करना है कि हमको कितना आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यही होता है, ना कि हम 4 ऑप्शन के बारे में बताने लगे, पता लगा मैंने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन किए और 1 घंटा आपका चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे करने का मतलब है प्रैक्टिस सेट करना और डिस्क्रिप्शन रूप से आप लोगों को वहाँ पे बताया जा रहा है। तो उन वीडियो को भी आप अच्छे से ध्यान से देखिए। अभी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पे, घबराइए मत कोई भी, बहुत सारे वीडियो आपको चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि किस किस प्रकार से वीडियो और भी लाए जाएं। बस आप लोगों को करना क्या है कि एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तब आपको ऐप पर नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को आसानी से भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी जो रणनीति चल रही है पूरी तरीके से बिहार दरोगा का फोकस लेकर हम लोग करने में जुटे हुए हैं अभी, और विधिवत रूप से अभी करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पे बम फेंका गया था? तो क्या बोला कि राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय किनमें से किस वायसराय पे बम फेंका गया था? तो इसका आपका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया था। कब? ये तो जिसमें 1912 में। ये भी आप लोग डेट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। वैसे आपको ये भी पता है कि विनोबा भावे का भी संबंध है भूदान आंदोलन से, जो कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने 1940 में किया था भूदान आंदोलन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 1929 में, डेट को विशेषकर याद रखिए कि 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हों लाल कुर्ती भी कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, इसलिए उनको लाल कुर्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? देखो क्वेश्चन आ गया जस्ट कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो मानव भूगोल के जनक यहाँ पे मैंने ना भूदान आंदोलन आपको 1954 होगा, 1954 आई थिंक 1954, जहाँ तक मैं 40 बोल गया था वहाँ पे 1954 होगा, क्योंकि यहाँ पूछा स्वतंत्रता के पश्चात तो 1954 ही होगा। ठीक है, तो ये है आपका भूदान आंदोलन जो कि आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेट्रेजल, फ्रेडरिक रेट्रेजल जो कि मानव भूगोल के जनक है। थोड़ी मैं स्पीड में पढ़ा, अभी ये इसको करूँगा अभी। बॉम्बे हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस बॉम्बे हाई जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई आप लोगों को पता है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बागानी फसल है, इनमें से कौन सी फसल बागानी फसल है? तो चाय, चाय जो क्या है एक बागानी
फसल है। चाय क्या है? तो एक बागानी फसल है चाय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो भिलाई हुआ आपका किसके? तो सोवियत संघ रूस के। सोवियत संघ बोलो या तो रूस बोलो, ठीक है। सोवियत संघ रूस के सहायता से जो कि हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कौन सी बांध की बात कर रहा है यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है। पैरी, पैरी इसका आंसर होगा। लेकिन बांध का निर्माण किस नदी पर? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ, पैरी पे कौन सा बांध है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था सिकासार, ठीक है। तो सिकासार बांध है या परियोजना है, ये किस नदी पे? तो पैरी नदी पे। तो ये होना चाहिए था सिकासार। सिकासार बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ? तो पैरी नदी पे। सिकासार कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिकासार बांध है। तो इस पे कौन सी नदी? तो पेरी नदी पे। आप लोग पीडीएफ भी इसको, अगर आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पीडीएफ का लिंक आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने विधिवत रूप से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि पीमी का निवास किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे है पिमी, या पिमी नहीं, यहाँ पे पिग्मी होगा। पिग्मी होगा। तो पिग्मी का निवास किस क्षेत्र में है? तो आपको पता है कांगो बेसिन में है। और कांगो बेसिन कहाँ है? तो ये जायरे, कांगो नदी को ही जायरे बोलते हैं। तो ये इसका आंसर 30 का सी हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये है 33। तो विश्व में जो कि 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसमें शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है जो कि द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ये खनन और उत्खनन ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो खनन और उत्खनन ये गतिविधियां कैसी होती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक के। और बाद बाकी सब विनिर्माण, विद्युत और निर्माण, ये सभी क्या है? ये सब जो कि द्वितीय क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दस की वृद्धि क्या है? तो यहाँ पे 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है। तो ये कितने? तो 22.61%, 22.61, 22.61%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ये कहा जाता है 1967 से 69 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप पर रखा गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया? तो ये रखा गया था राष्ट्रद्वीप। तो राष्ट्रद्वीप का नाम जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में से किस जिले में अवस्थित है? तो किस राज्य पूछ रहा है पहले तो कि इस राज्य के निम्न जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरिया। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है, वहाँ पे गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो केसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो केसीटेराइट अयस्क जो कि आपका
किसमें? तो दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा कहाँ है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में केसिटेराइट अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये चित्रकूट। चित्रकूट नहीं होगा, यहाँ पे चित्रकूट होता है। चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात जो कि आपका 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और ये किस नदी? नदी का नाम पूछेगा तो इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पे ये है, तो इंद्रावती नदी पे है। और देश भर का ये जलप्रपात को नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, आत्माराम पांडुरंग। अगर अगर पूछा जाता है कि इससे कौन कौन जुड़े थे, केशव चंद्र भी जुड़े थे जो कि महाराष्ट्र से, और महादेव रनाड़े भी इससे जुड़े हुए, तो ये इनका भी नाम आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है? तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा। समस्तीपुर पूसा में कृषि विश्वविद्यालय जो कि बिहार का सबसे पुराना। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये आपका डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखी गई पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये कब लिखी गई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये लिखी गई थी 1867 में। 1867 में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो MK गांधी, यानी महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी ही खुद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत या पैसिफिक महासागर। तो पैसिफिक महासागर ये सबसे गहरा है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर। 11,033 मीटर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो पृथ्वी का 3/4 भाग, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जलमंडल का विस्तार है। और गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 43% और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 57% है। लेकिन पूरी पृथ्वी के कहा जाए तो 71%, लगभग 70% हम इसको मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 की पिछोला झील कहाँ अवस्थित है? तो पिछोला झील पहले तो किस राज्य में होना चाहिए? तो ये राजस्थान में है। पिछोला झील जो कि राजस्थान में है और ये उदयपुर में अवस्थित है। तो पिछोला झील का संबंध उदयपुर से है। नेक्स्ट है कि पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो ये मुख्य नेता थे, ये थे मौलवी विलायत अली जो कि इसके मुख्य नेता थे, और इनायत अली। तो विलायत एवं इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि 50 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान में गोदी या डकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो गोदी या डकयार्ड होने का प्रमाण कहाँ मौजूद है? तो ये हो गया आपका लोथल।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो ये कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। तो कितने? लगभग 18 दिन। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो योग के कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था, जिसकी राजधानी विदेह मिथिला थी। तो इसकी उत्तरी बिहार की राजधानी क्या थी? बज्जी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो पहली तो आपको पता है राजगिरी में, दूसरी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी और हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। कब? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 55 का डी, हुमायूं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो ये थे पेशवाओं में बालाजी बाजीराव, यानी नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो बालाजी बाजीराव, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। तो हैदर अली को किसने हराया था? पहले तो पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1781 में 1781 में, जिसमें हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट के साथ हुआ था। और ये युद्ध करने से हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था और आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया था। और आपको डेट भी याद रखनी है, 1781 और 82 में ही हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन की दिशा है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पूछ रहा है। तो घूर्णन की दिशा क्या है? तो इसका है पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी परत बड़े विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो ये करती है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि वायुमंडल की एक परत है जो कि जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति का हालात प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंडल उच्च मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उच्च मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो कोटा मंडल कोई मंडल नहीं है। तो कोटा मंडल, जबकि आगरा, इलाहाबाद और झांसी 3 मंडल हैं, जबकि कोटा मंडल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो इनमें से कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या अगर देखा जाए तो सिक्किम के 6,07,000 से 6,07,688 क्या है, ये जनसंख्या है पूरे सिक्किम की सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था। तो बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 62 का आपका कितना? तो 62 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर 1961 में। तो स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के जनपद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1977 को। ये उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी पृथ्वी का बोला जाता है। तो ये हो गया आपका शुक्र, शुक्र हो गया, शुक्र इसका सही आंसर है, शुक्र। नेक्स्ट है कि हाँ मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है। तो हाँ मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है। तो ये है लुई 14वें का कथन है। लुई 14वें का कथन क्या है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। नेक्स्ट है कि डैश पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा सी की राष्ट्रीय विकास जो है योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है। तो ये है आपका ग्रेट स्पोर्ट्स ग्रेट स्पिरिट, ग्रेट स्पोर्ट्स ग्रेट स्पिरिट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट कप, रॉबर्ट कप एक रॉबर्ट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रॉबर्ट कप क्या है, एक फुटबॉलर है, एक अच्छे फुटबॉलर के रूप में इनकी पहचान है। रॉबर्ट कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डांडिया, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका हो गया गुजरात, क्योंकि डांडिया नृत्य कहाँ होता है अधिकतर, तो गुजरात का ये एक फेस्टिवल है, गुजरात का। तो डांडिया नृत्य कहाँ होता है, तो ये होता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तो भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक है जहाँ पे तमिल जो है कि एक आधिकारिक भाषा है। तो ये श्रीलंका और सिंगापुर दोनों, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस अर्नेस्ट आर्ट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये हो गई आपका तो 72 का आपका 20 सानिया मिर्जा की। तो अनेस्ट आर्ट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो सानिया मिर्जा की। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के साथ की गई नई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने के लिए तैयार हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। 74 का आपका आंसर हो गया डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में मावलमुलुह गुफा को यूनेस्को द्वारा पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये किस राज्य में है। तो ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पे 75 का आंसर क्या होगा, एक सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मणिपुर। ठीक है। तो हाल ही में मावलुन गुफा में यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला 100
IUCGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये स्थान कहाँ है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से नगर पालिका ब्रांड किए जाने वाले दूसरा भारतीय शहर बन गया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा करने वाला बन गया है? तो 76 का सी आंसर सही है आपका। कौन सा? तो बड़ोदरा। क्या था कि तकनीकी सहायता, हाँ, हाल ही में अमेरिका ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया। कौन? तो बड़ोदरा। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी? तो ये सोन नहर, जो कि सबसे प्राचीन एक नहर प्रणाली है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो गया आपका सदाबहार वन, इसमें शामिल नहीं है। सदाबहार वन जो कि इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त महिला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो महिला बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था? तो ये था आपका शेरशाह से संबंधित था, इसीलिए इसको फेंक दिया गया। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार में से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की क्या है? लिपि है। तो कौन सी लिपि है? ये ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो कुंडग्राम जो है बिहार के किस जिले में? तो वैशाली में कुंडग्राम जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि भारत और जापान के बीच 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो 82 का आंसर है सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो सबसे तेज 7000 रन प्राप्त या बनाने वाले क्रिकेटर बने कौन? तो ये बने थे, इसका आपका सी आंसर सही हो जाएगा, स्टीव स्मिथ बने हैं। नेक्स्ट है कि 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन कहाँ हुआ? तो 47वां अखिल भारतीय फिल्म विज्ञान कांग्रेस का समापन कहाँ हुआ? तो 84 का डी है लखनऊ में क्या हुआ? नेक्स्ट है कि इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो कहाँ से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो उसको बोलते हैं तवारिख। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी आपका इंग्लैंड में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है कि अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में चुंबकत्व का गुण होता है। तो अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में गुणवत्व का गुण होता है। तो ये आपका हो गया इसका अस्थाई। तो इसका ए आंसर आपका सही है, अस्थाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड इनमें से कौन सा आपका एल्डिहाइड है? तो ये एल्डिहाइड है किसमें? तो फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ये आपका यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड या ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन देख लिया हम लोग। इसका क्या है 90, हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोट्रोन का निर्माण होता है। एक मिनट यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड जो कि यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो यूरोट्रोपिन के किसमें, तो फॉर्मल्डिहाइड में। नेक्स्ट है कि एसी बेंजाइक अम्ल कहाँ कार्य करता है। तो एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल राज कार्य करता है। तो अम्ल कार्य करता है, बेंजोइक अम्ल कार्य करता है कैसा, तो ज्वारनाशी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो भारतीय संविधान में कुछ 7 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो इसको भी आप लोग विशेषकर, सॉरी यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात करा, तो मौलिक कर्तव्य तो कौन कितने हैं, तो 7 है, सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि संघ और राज्य, संघ की बात कही गई है 5 में, राज्य की 6 में। ये मौलिक अधिकार की भी आपको 6 में मिले, 12 में मिलेगी। मौलिक अधिकार भाग 12 हो गए। और राज्य के नीति निषेध तत्व जो कि अभी, तो भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है आपका सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि 94 टोडरमल किस मुगल सम्राट का प्रसिद्ध राजमंत्री थे। तो टोडरमल किस मुगल सम्राट का प्रसिद्ध राजतंत्री थे। तो ये हो गया अकबर के राजस्व मंत्री थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे सबसे अधिक होगा, तो भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बम सबसे अधिक होंगे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये, हाँ तो ये 96 नंबर क्वेश्चन था। तो 96 नंबर क्वेश्चन के, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक सेकेंड, यस। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो 96 का आंसर होगा स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई थी। तो मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किसने की, तो ये की है आपका लेह में की गई है, लेह में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भौगोलिक हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। तो किसने ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है, तो ये किया चीन ने। चीन ही ऐसा उल्टा सीधा काम करता है, तो चीन को ही विशेषकर याद रखिए। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा डाईडोयो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डीबीएस किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर क्या है कि चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करा दिए हैं। और 10 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे सेट 11। सेट 11 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेट 11 विधिवत रूप से समझेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर की फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।